वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य के आज की कड़ी में। हम लोग पढ़ रहे हैं पिछले साल के क्वेश्चन PYQ 2021 दिसंबर 2021 दो तिपाली के। देखिए, इस बार पेपर ऑफलाइन होगा और सभी का एक ही दिन होगा। पेपर 1 सबका सेम होगा, पेपर 2 आपका जो PG का सब्जेक्ट है वहीं होगा, अपना अलग अलग सबका। तो 150 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के यानी पेपर 2 के, और 50 क्वेश्चन पेपर 1 के यानी कि जो कॉमन सब्जेक्ट है। जैसा कि आपको पता है, पेपर 1 में भी 10 यूनिट है और पेपर 2 में भी 10 यूनिट है। हम लोग पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन का जो PYQ है उसको। इससे पहले हमने 1 से 60 तक क्वेश्चन कर लिया है, 20-20 क्वेश्चन 3 भागों में, और आज 61 से लेकर 80 तक देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक शेयर भी, ठीक है। 61 देखते हैं। जो मुर्दहिया है आपका नगद विधाओं में आत्मकथा तुलसीराम का। मुर्दहिया में ननकू पांडे किस कला में कुशल थे? तो इसका सही जवाब क्या है? ढोलक वादन में। ढोलक वादन में कुशल थे। और याद रखें कि मुर्दहिया का प्रकाशन वर्ष 2010 है। इन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी है 2 भागों में लिखी है। पहला का नाम है मुर्दहिया जो कि 2010 में प्रकाशित हुआ, और दूसरे का नाम है मणिकर्णिका जो कि 2013 में प्रकाशित हुआ है। मणिकर्णिका नेट के सिलेबस में नहीं है, आप अपनी जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 62, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विशिष्टाद्वैतवाद है। इसमें कौन सा है? विशिष्टाद्वैतवाद है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, द्वैतवाद के कौन है, भेदाभेदवाद के कौन है, और विशिष्टाद्वैतवाद के कौन है। तो आइए देखते हैं। अद्वैताद्वैतवाद के शंकराचार्य हैं। द्वैताद्वैतवाद या फिर भेदाभेद मतलब भेद और अभेद, द्वैत और अद्वैत, इसके प्रवर्तक कौन है? निम्बकाचार्य। द्वैतवाद के कौन है? मध्वाचार्य। और शुद्ध कौन है? विष्णु स्वामी, विष्णु जी। तो शुद्धाद्वैतवाद के कौन है? विष्णु स्वामी। तो यहाँ पे 62 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 63। देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर तो आपका सी हो जाएगा, यानी कि 3 सोनी घाटी का सूरज, फिर आएगा मकान, फिर पहला पड़ाव, उसके बाद विश्रामपुर का संत आएगा। लेकिन क्या है कि इसका हमें सन जरूर याद करना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि अच्छे से हम कर सकें। सोनी घाटी का सूरज जो श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी है, वह हंसते हंसते लोटपोट कर देने वाली विधा है, उपन्यास है। तो इसको जरूर पढ़िएगा, नहीं पढ़े हैं तो। काफ़ी व्यंग्यात्मक है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सही चीज़ों को आज़ादी के बाद के भारत के ग्रामीण जीवन के दृश्य को काफ़ी अच्छे से उन्होंने उद्घाटित किया है। तो सोनी घाटी का सूरज 1957 का है, मकान 1976 का है, पहला पड़ाव 1987, विश्रामपुर का संत 1998 का है। क्वेश्चन 64 देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि पहले आएगा आषाढ़ का एक दिन, फिर लहरों के राजहंस, इसके बाद आपका आएगा आधे अधूरे, और सबसे अंत में आएगा हानूश। और याद रखिए, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे मोहन राकेश की रचना है और दोनों नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। विश्लेषण देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम है आषाढ़ का एक दिन 1958 का, लहरों के राजहंस 1963 का। कमेंट करके बताइए कि यह किसके जीवन पर आधारित है, और मानस का हंस किसके जीवन पे आधारित है? अमृतलाल नागरवाला, दोनों बताइए। आधे अधूरे 1969, इसके बाद हानुस 1977 का है। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने असुघोष के महाकाव्य सौंदरानंद के आधार पर किया है। किसके आधार पे? असुघोष के महाकाव्य सौंदरानंद के आधार पे। किसका? लहरों के राजहंस का। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, यह सब किसके नाटक है? मोहन राकेश का। जबकि हानुस, हानुस किसका है? भीष्म साहनी का। यह तथ्य याद रखिए। हानुस किसका? भीष्म साहनी का। भीष्म साहनी, भीष्म। क्वेश्चन नंबर 65 आपका आ गया है। हिंदी जो है ना, हिंदी अनुच्छेद, हिंदी भाषा अनुच्छेद राजभाषा वाला, राजभाषा अनुच्छेद 343 में है ना, वहाँ से। तो राष्ट्रपति का आदेश किस में है? संसद की राजभाषा समिति के सुझाव किस में है? राजभाषा अधिनियम और संकल्प। कब कब आया यह आपको बताना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सीधा 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 मतलब कि
राष्ट्रपति का आदेश 1955 में, संसद की राजभाषा समिति का सुझाव 1959 में आया 4 साल बाद, राजभाषा अधिनियम 1963 और संकल्प वाला 1968 में आया। राष्ट्रपति उस समय कौन थे? राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 में बाल गंगाधर खेर, बीजी खेर भी इन्हें कहा जाता है, की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग में कितने सदस्य थे? 21 सदस्य थे और अध्यक्ष कौन थे? याद रखिए बीजी खेर। कब? 1955 में। 65 क्वेश्चन हो गया। 65, अब तो 65 के बाद छाछा आएगा। अच्छा, इधर भी विश्लेषण भी है, ठीक है। इसके आगे भी विश्लेषण बचा है दोस्तों। देखिए, संयुक्त संसदीय समिति में 30 सदस्य थे, जिसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 30 सदस्य थे। इसने अपना प्रतिवेदन 1959 में दिया। राजभाषा अधिनियम 1963 के उन भाषाओं का जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के व्यवहार, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेगी। और अगली बात क्या है? संकल्प 1968 ईस्वी संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी का प्रसार, वृद्धि करना और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। भारत दुर्दशा के बारे में कौन सा विचार सही है? तो यह आपको बताना है कि कौन सा सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा और तीसरा सही है। भारत दुर्दशा के बारे में ना, भारत दुर्दशा जो कि कहाँ से लिया गया है? भारत दुर्दशा के बारे में कौन सा सही है? वहीं आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक से। देखिए, यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है, सही बात है। और तीसरा, यह विचार प्रधान नाटक है, यह भी सही बात है। तो इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्थिति से हुआ है, यह गलत है। इसमें अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात की गई है, यह भी बात गलत है। दूसरा और तीसरा केवल सही है। भारत दुर्दशा के बारे में सही विचार यह है कि यह हिंदी का पहला राजनीतिक तथा विचार प्रधान नाटक है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। याद रखें, पहला राजनीतिक। कौन है भारत दुर्दशा? इसमें भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज के अप्रत्यक्ष निंदा की गई है। भारत दुर्दशा 1880 में रचित भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाट्य या फिर रासक शैली में लिखा नाटक है। इसमें कुल 6 अंक है। कितने अंक? 6 अंक है। सबका नाम भी याद रखना है। जी सर, जी सर। पहला अंक स्थान बीथी है। दूसरा, इस अंक में 3 भारत विलग विलग कर अपनी दुर्दशा का वर्णन करके मूर्छित होता है। तीसरा अंक में, इस अंक में भारत दुर्दैव, भारत की दुर्दशा और अपनी सफलता पर प्रसन्न होता है। चौथा अंक, इस अंक में पुनः भारत दुर्दैव, रोग, आलस्य, मदिरा, अहंकार आदि की सहायता से भारत की रही सही दशा को भी नष्ट करने की योजना बनाता है। बाकी 5वें भाग में 5वें अंक में 7 सभ्यों की कमेटी भारत दुर्दैव से भारत की रक्षा के उपायों पर विचार करती है। और छठवां जो आखिरी अंक है, 6ठे अंक में भारत भाग्य मूर्छित भारत को जगाने का प्रयत्न करता है। नाटक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तत्कालीन भारत की दुर्दशा को दिखाना एवं दुर्दशा के कारणों को कम कर दुर्दशा करने वालों का यथार्थ चित्र उपस्थित करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। आपको मिलान करना है जो कविता है और उसका मतलब कि उसका आधार क्या है, कविता और उसका आधार क्या है। तो आइए देखते हैं। कहाँ गया? अच्छा, इधर है। देखिए ये है ना, कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो। यह किससे संबंधित है? किस भावना से? स्त्री जागृति से। और बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डूबो रही, यह क्या है? जागरण गीत है। डूबो रही उषा घट, तारा घट उषा नागरी, पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी है, पूरा ऐसे है। तो यह क्या है? जागरण गीत है। बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। अगला है, ये जो जमुना के से एक अछार पद फटे, यह कैसा है? यह सामाजिक विसंगति का नाटक है। तो पद फटे विवाई के उधार, ये जो जमुना के से कछार पद फटे विवाई के उधार। अगला है, इस धाराशाही जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का संगम, यह कैसा है? दार्शनिकता से संबंधित है या फिर दार्शनिकता से भरा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 68 है, ध्रुव सामने के प्रतिपाद्य यानी कि उसके जो विषय है, प्रतिपाद्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो इसका सही जवाब है 3 और 4।
3 में क्या है दोस्तों, 3 में यह है, स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार ना करे। और चौथा क्या है, स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। दोनों बातें सही हैं, ऊपर ऊपर की दोनों बातें गलत क्यों हैं देखते हैं। स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग ना करे, विश्व भर में सब काम सबके लिए नहीं है, यह बात गलत है। यह कुंठित मानसिकता का विषय है, मतलब कि कुंठित मानसिकता का समझ पेश कर रहा है, सोच ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा है, प्रेम में अपना सर्वस्व निछावर करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होती, यह भी बात गलत है। अच्छा, इतना दिया है, विश्लेषण पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, क्या है, नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे तथा स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। उपयुक्त दोनों कथन ध्रुवसामनी के प्रतिपाद्य विषय हैं। ध्रुवसामनी 1933 की है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित विशाख के देवी चंद्रगुप्त, जो विशाख के द्वारा लिखा गया है देवी चंद्रगुप्त, इसके आधार पर इन्होंने ध्रुवसामनी लिखा है। ध्रुवसामनी नाटक के पात्र की बात की जाए तो ध्रुवसामनी है, मंदाकिनी है, कोमा है, स्त्री पात्रों में कोमा कहा जाता है ना, कोमा में चले गए तो कोमा, मंदाकिनी, ध्रुवसामनी। पुरुष पात्र की बात की जाए तो रामगुप्त निहायत ही डरा हुआ शासक, चंद्रगुप्त है, शिखर स्वामी है, सकराज है, मिहिरदेव और पुरोहित इसमें प्रमुख है। इस नाटक में ध्रुवसामनी प्रमुख पात्र है, जो नारी चिंतन के विषयों को समग्र रूप से प्रस्तुत करती है। नाटक में पात्रों के माध्यम से महिला की समस्याओं को समाज के महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को उजागर करता है। नाटक में पात्रों के माध्यम से महिला की समस्याओं को समाज के महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को उजागर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक और क्वेश्चन है, 69 नंबर का है, भाषा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है? फारसी नहीं है, बाकी हफ्सी, इब्रानी, अरबी, यह सब सामी भाषाओं में हैं। देखिए, फारसी सामी भाषाओं में शामिल नहीं है। भारोपी भाषा परिवार विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में सर्वप्रमुख भाषा परिवार है। इसके बोलने वालों की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। इस भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं इस प्रकार से हैं: संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, हिंदी, बंगला, फारसी, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, पुर्तगाली और इतालवी। क्वेश्चन नंबर 70 है, किस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है? सत्य और अहिंसा, मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऊपर वाले तीनों से सहमत हैं और डी से सहमत नहीं है। साधक की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता, यह बात गलत है, गांधीवादी इससे सहमत नहीं है। बाकी सत्य और अहिंसा मनुष्य की सार्थकता जानने में नहीं करने में है, यह बात सही है। सादा जीवन और श्रम पर जोर, यह भी गांधीवादी दर्शन है। साधक की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है। गांधीवादी दर्शन कई स्तरों से आध्यात्मिक या फिर धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत और सामूहिक तथ्यों पर मौजूद है। गांधीवादी दर्शन के प्रमुख तत्व निम्न हैं। कौन कौन से हैं? आध्यात्मिक या फिर धार्मिक तत्व और ईश्वर इसके मूल में है। सभी व्यक्ति उच्च नैतिक विकास और सुधार करने के लिए सक्षम है। सादा जीवन और श्रम पर जोर है। सत्य और अहिंसा पे जोर है। तो इन जोर वाली चीज़ों पे याद रखिए। क्वेश्चन 71 है, क्या बोलूँ क्या याद करूँ, जो कि हरिवंश राय बच्चन का है। प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अमोढ़ा का प्रारंभ में उल्लेख है। क्या भूलूँ क्या याद करूँ मैं, क्या भूलूँ क्या याद करूँ, किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की प्रशंसित आत्मकथा है, जिसके कि इसकी रचना कब हुई थी? 1969 में। और एक कितने खंडों में है? 4 खंडों में। पहला भाग है क्या भूलूँ क्या याद करूँ, दूसरा भाग है नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा बसेरे से दूर, चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। और यह क्रम कई बार पूछा भी गया है कि बच्चन के, हरिवंश राय बच्चन के जो आत्मकथा है उसको 4 भाग उसको क्रम से लगाइए। और क्या बोलूँ कि याद करूँ आत्मकथा पर बच्चन जी को, यानी कि हरिवंश राय बच्चन को भारतीय साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार सरस्वती सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। क्वेश्चन 72 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, मतलब यहाँ वहीं एक कथन एक कारण है। तो जाग देरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है, यह अभिकथन है। पाठ का अर्थ कौन तय करता है? पाठक। और कारण क्या है? क्योंकि पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी हो जाते हैं, यानी कि बहुत से अर्थ देने लगते हैं अलग अलग पाठकों के अनुसार। तो इसका इस आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य है और इसकी सही व्याख्या भी है।
तो इसको सही व्याख्या भी है जाग दरीदा। इसका विश्लेषण देखना बहुत जरूरी है। जाग दरीदा का मानना है कि पाठकार्थ पाठक तथा पाठकार्थ पाठक तय करता है, क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। यहाँ अभिकथन ए के संबंध में कारण आर सही है, यानी कि रीजन, तथा आर ए की सही व्याख्या है। जाग दरीदा विखंडनवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। जाग दरीदा का जन्म 1930 में अल्जीरिया में हुआ था। इनके गुरु पिता नहीं, गुरु फूको अल्थ्यूरस थे। ऑफ ग्रामेटोलॉजी और राइट एंड डिफरेंस 1978 इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। पाल द मान विखंडनवाद के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। अगला है जहाँ न धर्म न बुद्धि न नीति न सूजन समाज, ऐसा ही आपहु न से जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी के किस चरित्र से इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है? तो इसका दो आंसर आएगा, एक तो गुरु भी कहता है, एक महंत भी कहता है। तो जो दोनों लगाए होंगे उनका आंसर सही हो जाएगा, या फिर यह क्वेश्चन डिलीट करने के बाद सभी को समान अंक दे दिए जाते हैं, जिसमें कि दो ही ऑप्शन थे और आंसर दो से ज़्यादा हो जाए। अगला है जहाँ न धर्म, मतलब यही तो हो ही गया ना। इसका विश्लेषण देखते हैं। जहाँ न धर्म न बुद्धि न नीति न सूजन समाज, ऐसा ही आपहु न से जैसे चौपट राज। उपयुक्त काव्यात्मक संवाद महंत एवं गुरु दोनों का है, जो कि अंधेर नगरी नाटक से लिया गया है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, 1881 में लिखा गया। इसमें राजा की मूर्खता प्रहसन शैली में है, मूर्खता प्रहसन शैली में नहीं बल्कि नाटक अंधेर नगरी प्रहसन शैली में। इसमें राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग किया गया है। अंधेर नगरी नाटक में महंत गोवर्धन दास राजा मंत्री प्रमुख केंद्रीय पात्र हैं। अंधेर नगरी नाटक में कितने अंक हैं? कुल 6 अंक है, और जिसे दृश्यों के नाम से संबोधित किया गया है। अगला है निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। तो यह इसका सही जवाब क्या है? दुनिया के सबसे अनमोल रतन। किसके द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया है, कब प्रकाशित हुआ था? तो जमाना पत्रिका में 1907 में प्रकाशित हुआ था। तत्पश्चात यह कहानी सोजे वतन प्रेमचंद की कहानी संग्रहालय में संकलित की गई। कहानी में एक ऐसे सच्चे प्रेमी का जिक्र है जो अपनी प्रेमिका को अपने रूप रंग से नहीं बल्कि कुछ भी कर गुजरने के जज्बे से, बच्चे नहीं जज्बे से अपनी ओर आकर्षित करता है। कहानी के प्रमुख पात्र की बात की जाए तो दिलफिगार जो पुरुष है कहानी का मुख्य पात्र है, जो कि दिल फरेब से बेपरवाह मतलब एकदम चौचक प्रेम करता है। वह अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। दिल फरेब है, दिल फेंकती है दिल फिगार पे। यह नारी पात्र एक बेहद ही खूबसूरत स्त्री है और कहानी की मुख्य नारी पात्र भी है, यानी दिल फेंकने वाली। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। अंधा युग के संबंध में कौन सा विचार सही है आपको यहाँ पे बताना है। सीधा आंसर हम देखते हैं। आंसर दूसरा और तीसरा है। दूसरा और तीसरा में क्या है? आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप से मौजूद है। दोनों कथन अंधा युग के संबंध में सही है। अंधा युग धर्म भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। इस गीति नाटक का प्रकाशन सन 1955 में हुआ था। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पे आधारित है। यह तथ्य याद रखिएगा, पूछा जाता है कि महाभारत के किसने दिन पे आधारित है, तो अंतिम दिन पे। यह कई बार यहाँ से आ चुका है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। प्रमुख पात्र जैसे अश्वत्थामा है, गांधारी है, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, प्रहरी है, प्रहरी 1 है, प्रहरी 2 है, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युयुत्सु, गूंगा भिखारी, बलराम, कृष्ण इत्यादि हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है निम्नलिखित में अभिज्ञान का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है अभिज्ञान का संबंध कथानक से है। अभिज्ञान का संबंध कथानक से है। अभिज्ञान शब्द अरस्तु की मान्यता में आया हुआ है। यह शब्द यूनानी भाषा के अनग्नोरिसिस का हिंदी अनुवाद है। अभिज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान की
परिणति। अभिज्ञान दुखांतक के अंतर्गत कथानक में पात्रों के मन में प्रेम या फिर घृणा का भाव जागृत रहता है। क्वेश्चन 77, कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा? नई कहानी के बारे में क्या कहा है? तो इसका सही जवाब देखते हैं कमलेश्वर का। कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा है? ठीक है, तो कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में जो कहा है उसको आंसर देखते हैं। यहाँ पे आंसर आपका सी ही हो जाएगा। सी का मतलब समझ रहे हैं? छोटा कर लें तब ना। सी कहाँ गया? सी का मतलब कि 1 और 3 है। यह बात सही है और यह बात सही है। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है और सी है इसका केंद्रीय पात्र है जो जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति है। बाकी जो नहीं है उसको भी देखना जरूरी है। इसमें विभिन्न स्तरों पर आज के यथार्थ को पकड़ने की चेष्टा है, यह भी नहीं है। व्यक्तियों के मन के राग विराग की अभिव्यक्ति भी नहीं है। अब देखते हैं 78, नहीं, इसका विश्लेषण भी देखना है। देखिए, कमलेश्वर का नई कहानी के संदर्भ में कथन है, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, नहीं पे गौर कीजिएगा, तथा उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति बनाना। नई कहानी नाम का दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नई कहानी का जन्म कब हुआ? 1956 में। नई कहानी के प्रवर्तक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। नहीं, वो कहाँ से आ गया? वो तो मर गए। डॉक्टर कहाँ से? राजेंद्र यादव हैं। मनु भंडारी नहीं है, मनु भंडारी के हस्बैंड थे राजेंद्र यादव। तो राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, यही तीनों लोग माने जाते हैं। कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव। नई कहानी में भोगे हुए यथार्थ पे अधिक प्रकाश डाला गया है। अधिक प्रकाश डाला गया है या ठीक है, अधिक प्रकाश डाला गया है। पूर्ववर्ती कहानी पूर्वाग्रहों से युक्त होती है, लेकिन नई कहानियाँ किसी भी तरह के पूर्वाग्रहों से पूर्ववर्ती कहानियाँ क्या थी कि पूर्वाग्रह से युक्त होती थी। नई कहानी क्या है? पूर्वाग्रह से मुक्त है। नई कहानी पर सार्थ के अस्तित्ववाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन 28 है, 28 का वाला 78 है। जन्म के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसका देखते हैं आंसर देखिए। बाल मुकुंद गुप्त सबसे पहले 1865 में, मरने वाला मत देखिए। और अध्यापक पूर्ण सिंह 1881 है। रामदरस मिश्र 1924, विवेक की राय 1924 के हैं। क्वेश्चन 79 है, निम्नलिखित में किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीवन को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। तो इसका सही जवाब है शुद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में सहज भोग मार्ग से जीवन को महासुख की ओर उन्मुख किया है। सिद्ध साहित्य में गिद्धों में पंचमकार यानी कि मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। साधना पद्धति में शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती है। ठीक है, उपासना की जाती है। सिद्धों का चरम उत्कर्ष काल 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य था। सिद्धों के विषय में सबसे पहली जानकारी ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना। कहाँ? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना क्या नाम है? वर्ण रत्नाकर है। क्या नाम है? वर्ण रत्नाकर, यहाँ से मिलती है। सिद्ध साहित्य की विशेषताओं की बात की जाए तो जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास, गुरु महिमा का प्रतिपादन है, बाह्य आडंबरों पाखंडों की कटु आलोचना है, रहस्यात्मक अनुभूति भी है और जनभाषा का प्रयोग भी है। क्वेश्चन नंबर 80 आज का लास्ट। निम्नलिखित में से पुस्तक और लेखक का सही अनुक्रम आपको बताना है। देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन पूरा यहाँ पे नहीं आ पाया, तो यहाँ पे पूरा आया है। ठीक, यहाँ पे पूरा आया है, फिर वहाँ पे मतलब कि कूट लगाने वाला, तो हम सीधे आंसर देखेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, बकरी नाटक स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग का नाटकों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। दोनों कथन बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य हैं। बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृति है और सक्सेना जनवादी राष्ट्रकार हैं। इनके नाटक
इनके नाटक लोक नाट्य शैली में आबद्ध हैं। इनके 3 नाटक बकरी 1974 का है, लड़ाई 1979 का है। बकरी 1974, लड़ाई 1984, 84 कहाँ से आ गया, बकरी 1974 जो कि आपके सिलेबस में है, याद रखिएगा। लड़ाई 1979 है। और क्या है, अब गरीबी हटाओ। बकरी नाटक 1975 आपातकाल से 1 वर्ष पहले का प्रकाशित हुआ है। इसमें 2 अंक है, प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं। इन नाटक की रचना उत्तर प्रदेश की नौटंकी शाला में हुई है। इस नाटक में जनवादी चेतना, राजनीतिक व्यंग, आम आदमी की व्यथा, भ्रष्टाचार और विसंगति का चित्रण हुआ है। अब जैसे कि ये कहाँ से आ गया, ये 30 था ना, ओहो नहीं, सही तो है 81 के बाद हम क्या बता दें। सिद्ध साहित्य कहाँ पे है, 79 पे, ये 80 पे है, ओहो देखिए क्या हुआ है ना कि लास्ट में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन है, पुस्तक और लेखक का सही क्रम बताना है। ठीक है, हम कहाँ पहुँच गए थे, अच्छा इसके ऊपर देखिए सही अनुक्रम क्या है। आज का आखिरी क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केशव की काव्य कला, इसके लेखक कौन है, कृष्ण शंकर शुक्ल। गुप्त की कला सत्येंद्र हैं। पद्माकर की काव्य साधना अखौरी गंगा प्रसाद सिंह का है। प्रसाद की काव्य साधना रामनाथ लाल सुमन का है। तो यह तथ्य याद रखिएगा ज़रूर। बाकी आपको कैसा लगा यह कमेंट के माध्यम से बताइएगा भी। ठीक है, बकरी वाला नहीं था, यही क्वेश्चन था, बकरी वाला आगे है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गलत हुआ, उसके लिए हम अपोलोगाइज हैं और आप हमें क्षमा कर सकते हैं। थोड़ा बहुत गलती तो किसी से भी हो जाती है, ह्यूमन एरर। देखिए पेज के दोनों तरफ लिखा है, हम बड़ा करके दिखाते हैं ताकि आपको एक पेज बड़ा ऐसे दिखे। तो कभी कभी इधर से उधर चीज़ें हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर नहीं, ज़्यादातर मतलब कभी कभार हो गया ठीक है, और ज़्यादातर सही चीज़ें रहती हैं, ज़्यादातर मतलब हमेशा। और 1-2% तो किसी से भी ह्यूमन एरर हो सकती है। कैसा लगा कमेंट जरूर करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, आपका दिन शुभ हो और आपको सभी को शुभकामनाएं।